नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस ऐसा आया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द अदर बॉडी, जिसमें हमने 3 बॉडियाँ बनाई हैं। लेजिस्लेशन, कानून बनाने वाले लोग हैं जो पार्लियामेंट में चुनकर आते हैं, उसका पार्टी सिस्टम से कोई लेना-देना नहीं होता। कानून बनाने के लिए विपक्षी, माइनॉरिटी, सिंगल व्यक्ति भी प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है। जो रूलिंग पार्टी है उसके अपने तर्क हो सकते हैं और रूलिंग पार्टी के तर्क के अलावा राज्यसभा में अलग अपना मैथमेटिक्स है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रूलिंग पार्टी जो चाहती है वो पार्लियामेंट में हो ही जाता है, क्योंकि बहुत बार रूलिंग पार्टी लोकसभा में रूलिंग में होती है, वो अपना बिल लेकर आती है, वो बिल उसका पास भी हो जाता है लेकिन राज्यसभा में फंस जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की आवश्यकता होती है, 50% राज्यों से उसके अप्रूवल की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी बिल जो लोगों के कन्फ्यूज़न में रहता है कि सरकार उस पर कानून बनाए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि सरकार कानून बनाना चाहे और बन ही जाए, और ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि अपोजिशन बिल लाए और ना बने। तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। उस कानून जो बना दिया गया है, जो व्यवस्था बना दी गई है, उसको पालन करने के लिए कार्यपालिका की व्यवस्था है, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी की व्यवस्था है। इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को ही प्राइम मिनिस्टर की सरकार कहते हैं, यानी कि जो डे टू डे की चर्चा करेगा, डे टू डे कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा और कानूनों के आधार पर देश का व्यवस्था देखेगा, उसको एग्जीक्यूटिव या सरकार कहते हैं। उस सरकार के मुखिया के रूप में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल रहता है, जो संविधान की व्यवस्था को देखता है और कानून पास करने का काम पार्लियामेंट करती है। और इसके अतिरिक्त अगर इमरजेंसी में लाना पड़े, इमरजेंसी से मतलब है कि जब पार्लियामेंट न लगी हो उस समय कानून बनाना पड़े, तो फिर उसको ऑर्डिनेंस का रास्ता कहते हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस की व्यवस्था ये है कि ऑर्डिनेंस पास होने के तुरंत बाद जैसे ही राज्यसभा, जैसे ही हाउस बैठेगा, हाउस के बैठने के बैठते समय उसके कुछ समय के अंदर ही, मतलब हाउस के बैठने के समय ही आपको वो बिल रखना पड़ता है, उसके हाउस से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर हाउस से अप्रूवल आपने नहीं लिया तो बिल अपने आप समाप्त हो जाता है, या फिर मैं कहूँ कि वो ऑर्डिनेंस अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हाउस में बिल रखा गया है और बिल पर चर्चा नहीं हो पाई, तो फिर वो जो ऑर्डिनेंस है उसको पुनः जिंदा किया जा सकता है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ की है। इसको पूरा करने के लिए जो राज्यसभा जो 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 सरकार कर रही है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, उसमें कुछ सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है फॉर द जुडिशियल फंक्शन, इंडिपेंडेंस फॉर द जुडिशियल फंक्शन। इसके अतिरिक्त चुनाव करवाने की व्यवस्था है, तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस आयोग है हमारे पास। ऐसे हमारे पास बहुत सारी स्वायत्त बॉडियाँ हैं जो अपने हिसाब से पूर्ण करवाएंगी। अब सवाल यहाँ पर दूसरा आया, और वो सवाल यहाँ पर ये फंसा कि एक 5 जजों की बेंच के बीच में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर 2015 में एक केस गया। 2015 में ये मामला पहले 2 जजों की बेंच में पड़ा। 2 जजों की बेंच ने कहा इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होने के नाते हम 2 लोग इसको डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो 5 जजों की बेंच में जाएगा। मामला था अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, रिट पिटीशन सिविल नंबर 104/2015, 104/2015 रिट पिटीशन सिविल है, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सवाल ये आया कि जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद 324 में, वो अपॉइंटमेंट सरकार अपने हिसाब से करती है और वो सरकार का फेवर कर जाता है। इसलिए इसके जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ये जो अपॉइंटमेंट है, इसके लिए भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। ये इंडिपेंडेंट बॉडी वैसी ही मांग है जैसी कि मोदी जी की सरकार के बैठने के बाद उन्होंने एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिठाया था, और उस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में जुडिशरी को एक्सक्लूसिव पावर देने के बजाय ये कहा गया था कि उसमें सरकार, प्रधानमंत्री और लॉ मिनिस्टर रहेंगे। इसके अतिरिक्त उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और चीफ जस्टिस सहित 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के रहेंगे। ऐसे 6 लोगों का जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा, और ये 6 लोगों का कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन अपॉइंटमेंट होगा, जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होंगे। हालांकि इसमें से 3 मेंबर तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही थे, और इसको हेड करने का काम चीफ जस्टिस का था।
इनमें से कोई दो अगर किसी मामले में डिफर कर जाते थे तो फिर आप ये समझ लीजिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता था। यानी कि चीफ जस्टिस मिलाकर दो और जजेस, तीन जजेस में से अगर दो भी डिफर कर जाएं तो सरकार की नहीं चल सकती थी। सरकार की तरफ से दो लोग डिफर कर जाएं तो नहीं चल सकती थी। लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कोई एक और डिफर कर जाए तो फिर नहीं बन सकता था। कुल मिलाकर एक कॉमन कंसेंस बनाने की बात थी कि सरकार, अपोजिशन, चीफ जस्टिस और दो कंपेनियन जजेस ये मिलकर अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को पूरा करेंगे। जिससे इससे क्या परिणाम होने वाले थे, जो इस पिटीशन में चैलेंज किया गया वही परिणाम इसके होने वाले थे, वही पॉइंट वहां पर भी थे। इसमें ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ, हम सब जान ही रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ उत्तराखंड हाई कोर्ट से आए हैं। उनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। मैंने कल भी उनकी चर्चा की थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, दिल्ली में ही उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी। और ऑनरेबल जस्टिस हृषिकेश रॉय इसके सदस्य हैं, जिन्होंने दोनों ने कल ही 2 दिन पहले ही एक पिटीशन पर कह दिया था कि हम हिंदी नहीं जानते, जबकि दोनों ही यहाँ दिल्ली से पढ़े हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसके बाद प्रैक्टिस भी दिल्ली में की। और हृषिकेश रॉय साहब की बात मैं शायद कल गलत कह गया था कि हम जोसेफ, हृषिकेश साहब की बात यह है कि उनके साथ आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में बैठे 5 जजेस उसी बैच के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप समझ लीजिए कि ये लोग, इन्होंने ये कह के पिटीशन में अपना विरोध जताया था कि हम साहब हिंदी नहीं जानते और आप हिंदी में आर्गूमेंट कर रहे हैं। खैर, इस कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल जस्टिस सी टी रवि कुमार, ये 5 जजेस की बेंच है। 2 जजों की बेंच ने 5 जजों की बेंच में भेज दिया। इलेक्शन कमीशन के बातों पर बहस करते हुए ऑनरेबल वो केंद्र सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमणी, जो कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया भी हैं, ये पहले अटॉर्नी जनरल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा बोला कि आपका फंक्शन बहस करना नहीं है, आपका फंक्शन कानून बनाना नहीं है। कानून बनाने का फंक्शन, कानून बनाने का रोल सीधा सीधा पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट ही इस पर कानून बना सकती है। आपको इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जब पार्लियामेंट इस पर कानून बना सकती है तो लेट अस डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अपना डिस्कोर्स है, उस डिस्कोर्स में उसको कानून बनाना और कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना ये सरकार का काम है, ये कोर्ट का काम नहीं है। सो इसलिए ये पिटीशन यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं है जो ये कह रही हो कि अपॉइंटमेंट कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमीशन होना चाहिए। और यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ ने तो ये तक कह दिया कि देयर मस्ट बी इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रेजेंस उसमें होनी चाहिए, जो कि कमेटी बने चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की या इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की। तो आप सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ एनजेएसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया, जो केस आया, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ये कह दिया था कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, और सेपरेशन ऑफ पावर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार का कोई रोल नहीं हो सकता। एंड द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम। तो कॉलेजियम ही डिसाइड करेगी, कोई और बाहर का परिंदा इसमें नहीं आ सकता, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बैठ सकता, इसमें चुनी हुई सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठ सकता, यहाँ तक कि हारा हुआ अपोजिशन का लीडर भी नहीं बैठ सकता। ये तो केवल सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ही डिसाइड करेगी कि हमारे यहाँ जजेस कौन होंगे। और दूसरी तरफ इसमें ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ ये कह रहे हैं, ये वही ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ हैं जिनकी फाइल सरकार के पास गई थी, सरकार ने उसको अटका के रखा था। इनके नाम पर ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा को ये कहा था कि इसको रिकंसीडर करिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है या सरकार की इच्छा नहीं है। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने उनकी फाइल को पुनः भेजा था और साथ में ये भी कहा था कि नाउ द गवर्नमेंट इज बाउंड। उससे पहले ही एनजेएसी का केस ऑनरेबल जस्टिस केहर की अध्यक्षता में 2015 में उड़ ही चुका था, जिसमें कह दिया था कि आपका कोई रोल नहीं है। तो सरकार का रोल क्या है, ये कोई रोल ही नहीं है, ऐसा इन्होंने डिसाइड कर दिया। और यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ ही ये कह रहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं, चीफ जस्टिस की प्रेजेंस उसमें होनी चाहिए जो कमेटी चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करे। उनका कहना था कि सरकारें बड़े सोच समझ के चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करती हैं, उनको डेट ऑफ बर्थ मालूम होती है। चूंकि 1991 का चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो 6 वर्ष के लिए, कानून है वो 6 वर्ष के लिए अपॉइंटमेंट कहता है। और इस 6 वर्ष में जो पहले अगर उसकी आयु पूरी हो जाती है तो वो रिटायर हो जाता है। 65 वर्ष की मैक्सिमम आयु है। तो जब सरकार को ये पता होता है कि किसी व्यक्ति की आयु 62-63 वर्ष की है,
तो ही वो उसमें अपॉइंट करते हैं, और साल, 1.5 साल, 2 साल से ज़्यादा वो बैठता नहीं है। जब तक वो स्टेबल हो पाता है, सोच पाता है, तब तक उसके रिटायरमेंट का समय आ जाता है और नए चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का समय आ जाता है। उनका कहना था कि ये यूपीए या आज की सरकार का प्रश्न नहीं है, ये सभी सरकारें इस टैक्टिक का इस्तेमाल करती रही हैं और ये सभी सरकारें अपॉइंटमेंट करने से पहले डेट ऑफ बर्थ देखती रही हैं कि किसका अपॉइंटमेंट किया जाए। इसलिए ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो सही से अपना रोल नहीं प्ले कर पाता और इसलिए इसमें चीफ जस्टिस का होना अति आवश्यक है। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ने इस पर बड़ी खूबसूरती के साथ बहस की। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल फीचर है जो कि सरकार तय जो कि हाउस में तय होगा, इसमें आपका इंटरफेरेंशन नहीं होना चाहिए। एक सिंपल प्रिंसिपल है, एक सेट प्रिंसिपल है कि ये ओरिजिनल फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का चैलेंज नहीं किया जा सकता और ओरिजिनल फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि पार्लियामेंट इस पर तय करेगी। पार्लियामेंट के तय करने के बजाय अगर इस पर कोर्ट तय करने लगेगा तो फिर पार्लियामेंट का रोल खत्म हो जाएगा। ये ज़रूर हो सकता है। मेरा मानना है कि अभी तक पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले तक, कि कोर्ट जिन मामलों में कोर्ट को राइट नहीं था, कॉम्पिटेंसी नहीं थी, उस पर वो स्ट्रक्चर पास कर देता था और स्ट्रक्चर का मतलब होता था कि ये ऐसे हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब वो उस पर स्ट्रक्चर पास कर देता था तो पार्लियामेंट में उसकी बात रखी जाती थी, उस पर बहस की जाती थी और उसके बाद उन्होंने सही कहा या गलत कहा उस पर फाइंडिंग आती थी और उसके अनुसार कानून बनता था। लेकिन पिछले 10 साल से ये देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई सरकार को गिरा देता है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए चीफ मिनिस्टर को गिरा देता है। कालिको पुल उसमें बड़ा इलस्ट्रेशन है, यानी कि अरुणाचल की सरकार उसमें बड़ा इलस्ट्रेशन है, जिसमें 10 महीने बैठी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए गिरा दिया था कि आपके पास आज मेजोरिटी हो सकती है, लेकिन जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ वो अपॉइंटमेंट ही इलीगल था, इसलिए हम उसी स्टेटस पर लेकर जाते हैं जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ। अब पुरानी सरकार को बहाल किया जाता है, भले ही नई सरकार के पास फुल फ्लैश मेजोरिटी क्यों ना हो, भले ही उसने हाउस में प्रूफ क्यों ना कर दिया हो, भले ही वो 10 महीने चला क्यों नहीं चुके हों। सरकार 10 महीने चलने के बाद पुरानी सरकार को एस्टैब्लिश कर दिया गया था, जिसको भंग कर दिया गया था मेजोरिटी न होने की वजह से, और उससे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अब जाएं और इस पर मेजोरिटी सिद्ध करें, यानी कि गवर्नर के द्वारा लिए गए निर्णय को पलट दिया। अभी बहुत सारे प्रकरण ऐसे आपको दिखाई देने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें प्रेसिडेंट का निर्णय जो पार्डनिंग का था वो चैलेंज हो गया, जिसमें गवर्नर के निर्णय को चैलेंज कर दिया गया। गवर्नर के निर्णय को सीधा सुप्रीम कोर्ट ने अपास्त कर दिया। अब आप सोचिए कि जो गवर्नर सॉवरेन बॉडी है, क्या सॉवरेन बॉडी के मातहत आने वाले सुप्रीम कोर्ट में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो सॉवरेन बॉडी के डिसीजन को अपास्त कर दे, वो समाप्त कर दे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार ये काम कर रहा है। यही कारण है कि अब सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इन इंडिया की बजाय, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया की बजाय, सुप्रीमेसी ऑफ सॉवरन इन इंडिया के बजाय सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट चलने लगा है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो ये कह दिया कि चीफ जस्टिस को उस कमेटी में रखना चाहिए जिसमें अपॉइंटमेंट करने का अधिकार सरकार कमेटी बनाती है, उस कमेटी में चीफ जस्टिस की प्रेजेंस होना अनिवार्य है। हालांकि अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम पहले ये देखेंगे कि ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल का वक्तव्य पूरा हो जाए, उनका सबमिशन पूरा हो जाए। अब जब अटॉर्नी जनरल का सबमिशन पूरा हो जाएगा उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के समय पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अनिवार्य है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के कोलेजियम में प्राइम मिनिस्टर का होना या प्रेसिडेंट का होना, मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति, कम से कम लॉ मिनिस्टर तो होना ही चाहिए, उसकी प्रेजेंस होनी ही चाहिए। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के समय ये हो सकता है तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के समय क्यों नहीं हो सकता? ये एक्सक्लूसिव पावर सुप्रीम कोर्ट को कैसे दी जा सकती है कि वो निर्णय लेने की क्षमता रखते हो, वो अपॉइंटमेंट भी कर लें, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन करे वही निर्णय भी करे, जो व्यक्तियों के नाम प्रपोज करे वही डिसीजन ले? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के अपने नेचुरल जस्टिस के खुद के खिलाफ है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब
वेंकटरमणी साहब प्रेजेंट होंगे तो वो अपनी बात और दमदारी से कहेंगे और ये कहने में सफल हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट को ये मानना भी चाहिए कि जो पार्लियामेंट का डोमेन है उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट के निर्णय के बाद अगर उसमें कुछ कमियां मिलती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर स्ट्रक्चर पास कर सकता है, ना कि उन निर्णयों को अपास्त करने की शक्ति, जो कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार की रास्ता चल दिया है वो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर वेंकटरमणी ने जो स्टेटमेंट दिया है या जो बयान दिया या जो बहस की है, उस बहस पर सार्थकता से विचार करना ही चाहिए। नहीं तो एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ की बड़ी समस्या है। तो एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस में देश की जो चाल है उस पर प्रभाव पड़ता है, देश के विकास पर प्रभाव पड़ता है, देश की मैकेनिज्म पर प्रभाव पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।